नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न सात्विक। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 यानी इच मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं हैं, इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो मैटर होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इनकी क्या अवस्था होती है, क्या पदार्थ की एक अवस्था दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो पदार्थ होते हैं उसकी शुद्धता और अशुद्धता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने बात किया था मैटर, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। मैटर जो होते हैं, मैटर को आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे इंसान होते हैं, इंसान को आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं, अच्छे इंसान और बुरे इंसान। उसी तरह से हम मैटर को भी दो कैटेगरी में रख सकते हैं। जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और जो दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, मिक्सचर, या फिर इसको आप इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो। हिंदी में इसे हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ, ओके, और यहाँ पर हम बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण बोलते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली दोनों चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। शुद्ध पदार्थ के बारे में भी जिक्र किया गया है और फिर अशुद्ध पदार्थ के बारे में भी जिक्र किया गया है। सबसे पहले हम इस वीडियो में खास तौर से हम प्योर सब्सटेंस पे फोकस करेंगे और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम मिक्सचर के ऊपर फोकस करेंगे। प्योर सब्सटेंस को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसको भी आप दो कैटेगरी में रख सकते हो। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में तत्व बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, और इसे हम हिंदी में यौगिक बोलते हैं। तो ये दो कैटेगरी में फर्दर आप प्योर सब्सटेंसेस को रख सकते हो। फर्दर देखो कि जब हम कंपाउंड को वापस से जब हम वापस से कंपाउंड को तोड़ेंगे बाय केमिकल रिएक्शन, तो हमको वापस से क्या मिलेगा? हमको वापस से एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो कहीं न कहीं एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, या फिर एक ही तरह के एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अभी हम डेफिनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एलिमेंट है और कंपाउंड है। कंपाउंड भी देखो आप एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, और कंपाउंड में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनता है, लेकिन इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो इसका फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये एलिमेंट है। ओके, अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ का हम डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट को भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो किन किन चीज़ों में, तीन कैटेगरी में इसको आप रख सकते हो। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं मेटल, दूसरे को हम बोलते हैं भैया नॉन मेटल, और तीसरे को हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलेंगे धातु, इसको हम बोलेंगे अधातु, और इसको हम बोलेंगे उपधातु, उपधातु। तो इस तरह से हम फर्दर एलिमेंट्स को भी तीन कैटेगरी में रख सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिक्सचर के बारे में हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने मिक्सचर के बारे में ज़्यादा यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे प्योर सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, जिसको हमने दो कैटेगरी में रखा, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड को जब हमने तोड़ा तो वापस से ये एलिमेंट ही निकल के आ गया। एलिमेंट को जब हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो हमको मिलता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो चलिए हम समझते हैं। इस तरह से आपके बुक में जो है सबसे जो लास्ट पेज है चैप्टर का, एक्सरसाइज से पहले वहाँ पे ये दे रखा है। मैटर जो होते हैं हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। मैटर के तीन जो है स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को हमने दो कैटेगरी में रखा, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, और यही मिक्सचर जो है इसको आप इम्प्योर सब्सटेंसेस भी बोल सकते हो। प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड को जब हम वापस से तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा एलिमेंट, और एलिमेंट को भी हमने तीन कैटेगरी में रखा, क्या क्या, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर।
चलिए अब हम समझते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की, यानी शुद्ध पदार्थ की। तो जैसे कि हमने बताया, जो पदार्थ होते हैं या तो शुद्ध हो सकता है या तो अशुद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले हम अच्छाई के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स शुद्धता के बारे में बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे दो टर्म आ गए हैं आपके पास, एटम और मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया था किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट को हमने तीन कैटेगरी रखा था, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ठीक है, ये कैटेगरी है। अब समझ सकते हैं किस तरह कैटेगरी है। जैसे मान लें कि स्टूडेंट का ग्रुप है। अब स्टूडेंट के ग्रुप में अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं, उसको आप तीन कैटेगरी में खासतौर से अगर रखते हैं तो आपको मिलेगा, एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, एक एकदम मीडियोकर होता है, ठीक है, और जो थर्ड वन होता है वो बहुत ही चौपट बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से, बट है तो सबके सब क्या है, स्टूडेंट ही है। सबके सब क्या है, स्टूडेंट ही है। कोई अच्छा टैलेंटेड है, कोई मीडियोकर है, एकदम मिडिल में है, और कोई जो एकदम चौपट बच्चा है। तो तीनों के तीनों क्या है, बेसिकली है स्टूडेंट ही हैं। उसी तरह से जब हम एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं तो आपको मिलेगा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, बट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों एलिमेंट ही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये जो मैंने सारे बच्चे बताए, सारे जो स्टूडेंट बताए, उसमें से आप एक बच्चे को उठा के ले लीजिए और उसको आप फर्दर टुकड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है तो वो स्टूडेंट ही है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से उठा लें, चाहे आप उसे जो है अच्छे बच्चे की कैटेगरी से उठा लें, चाहे आप उसे जो मिडिल वाले बच्चे हो तो उसके कैटेगरी से आप उठा लो, या फिर जो चौपट बच्चे हो उसके कैटेगरी से उठा लो। उसको आप क्या करो, फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, टुकड़ा करना स्टार्ट कर दो थ्रू द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, एकदम टुकड़ा, हथौड़ा मारो, काटो, पीटो, जो भी करना है करो। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन द्वारा नहीं टूट रहा है, वो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा टूट रहा है। जैसे हम लकड़ी को काटते हैं, ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस हो गया, लेकिन आपको लकड़ी को अब जला देंगे तो फिर केमिकल प्रोसेस हो गया। आगे हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे फिजिकल प्रोसेस क्या होता है और केमिकल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा लकड़ी को जब काटते हैं तो आपको अलग अलग टुकड़े मिलेंगे, बट क्या होगा, वो है तो लकड़ी है ना। बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी मिलेंगे लकड़ी के, ठीक है, लेकिन है क्या, वो है तो लकड़ी ही है ना। उसी तरह से जैसे आप एलिमेंट्स के किसी भी टाइप्स को आप उठा लो, चाहे आप मेटल को उठा लो, चाहे आप जो है मेटलॉइड को उठा लो, या फिर नॉन मेटल को उठा लो, किसी को भी उठा लो, है तो वो एलिमेंट ही ना। आप इसको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप इसको टुकड़ा करना स्टार्ट करो इसका। ठीक है, तो जो एलिमेंट का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, उसके बाद और टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप एलिमेंट को तोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप आयरन ले लो, आप इतना बड़ा आयरन ले लो, तो आयरन क्या है, एक तरह का एलिमेंट है, क्योंकि उसमें और कोई सब्सटेंसेस नहीं मिला हुआ है, और कोई उसमें एलिमेंट नहीं मिला हुआ है, तो एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, जब आप उसको तोड़ोगे ना, तो तोड़ते सबसे छोटा पार्ट उसका आएगा एक समय के बाद, जो बोलेगा बस भैया अब मैं और नहीं टूट सकता हूँ, मेरे पे रहम करो। तो अब ये जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, इसको हम बोलेंगे भैया क्या, एटम बोलेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एटम क्या होता है, एटम एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है, जिसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एटम, यानी परमाणु बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये होता है एटम। अब दूसरी बात होती है मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, इसे भी हम समझते हैं। चलिए आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तारों के शहर में। अब देखो यहाँ पे जो भैया ये इंडिविजुअली है, ये क्या है, ये एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। बट है तो ये एलिमेंट ही ना, बट ये एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया एटम होता है। बट मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे मान लो एक एटम प्लस अनदर एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या है, एक से अधिक एटम मिल करके बन जाता है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मैंने दो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। ये दो के जगह पे 3 एटम भी हो सकते हैं, 4 एटम भी हो सकते हैं, 5 एटम भी हो सकते हैं, बट एक से अधिक एटम होना चाहिए, तो वो मिल के क्या बनते हैं, वो मिल के बनते हैं मॉलिक्यूल।
अब सवाल ये उठता है कि क्या मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं या फिर अलग अलग तरह के एटम से मिलके भी बन सकते हैं। तो जवाब ये है कि यहाँ पे जैसे देख लो आप कि सपोज करो ये जो एटम है ये है ऑक्सीजन, दूसरा वाला भी एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया O2। यहाँ पे दोनों एटम हमने सेम एलिमेंट का लिया, हमने अलग अलग एलिमेंट का नहीं लिया है। लेकिन दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हम एक एटम ले लेते हैं कार्बन और दूसरा एटम हम ले लेते हैं O। अब यहाँ पे जो भी आइटम बनेगा, अब यहाँ पे जो भी आइटम बनेगा, ठीक है, या जो भी मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली दो एटम तो होंगे लेकिन दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के होंगे, ठीक है। उसी तरह से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने ले लिया है H, दूसरा हमने ले लिया O, ठीक है। अब यहाँ पे दो एटम तो मिल रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एक ही तरह के एलिमेंट के एटम से मिलके भी बन सकता है या फिर अलग अलग एलिमेंट के एटम से भी मिलके बन सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, मोर देन वन एटम होता है और एटम जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल एटम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पर देखिए जैसे ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम है, ये एक एटम है, दो एटम मिलकर के बन गया एक मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों एटम क्या है, एक ही एलिमेंट के हैं, इसलिए एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए कि दो एटम है बट दोनों एटम जो है एक ही एलिमेंट के हैं, इसलिए ये एक ही तरह दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये एटम और ये वाला एटम जो है एक मॉलिक्यूल के हैं और बीच वाला जो एटम है वो किसी और, सॉरी, ये वाला एटम और ये वाला एटम जो है एक एलिमेंट के हैं और बीच वाला जो एटम है वो किसी और एलिमेंट के हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी क्या बना, एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम है तो इससे भी बन गया मॉलिक्यूल। आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है, कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक ही तरह के एटम से भी मिलके बन सकता है या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम से भी मिलके बन सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब कंपाउंड भी हम समझेंगे आगे चल के। कंपाउंड में क्या होता है, बेसिकली कई तरह के जब मॉलिक्यूल्स, एक से अधिक जब मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तब बन जाता है वो कंपाउंड, वो हम बेसिकली बाद में समझेंगे। तो जो एटम होता है वो बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है। और जो कंपाउंड होता है, सॉरी मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल होता है वो कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो एलिमेंट होता है तो बहुत सारे एटम मिलकर के एलिमेंट बनता है और जो कंपाउंड होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के कंपाउंड बनता है। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये भी हमने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस वापस से अपने डेफिनेशन पाते हैं प्योर सब्सटेंसेस पे। तो प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ क्या होता है, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो सब्सटेंसेस क्या होंगे, या तो वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो या फिर वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, एक ही तरह के मॉलिक्यूल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम हैं, तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये भी कहलाएंगे प्योर सब्सटेंसेस। आप वापस से समझ लीजिए, जो प्योर सब्सटेंसेस होता है बेसिकली एक ही तरह के एटम या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ओके, अब एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जैसे कि एलिमेंट की अगर हम बात करें तो आयरन, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। कंपाउंड की बात करें, ओके, यानी मॉलिक्यूल के लेवल पे, तो ये बेसिकली एटलीस्ट टू टाइप ऑफ द एटम, जैसे कि वाटर, सॉल्ट, ये सब के सब क्या है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसे मैंने शुरू में बता दिया था, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसको दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे, और उसी कंपाउंड का छोटा सा हिस्सा होता है मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली बात है वो भी प्योर सब्सटेंस होंगे। और एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है एटम, तो ऑब्वियसली वो भी जो है प्योर सब्सटेंसेस होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। अब एलिमेंट का डेफिनेशन ऑलरेडी आपके बुक में दे रखा है, हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट बेसिकली क्या होता है। अ केमिकल एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि बाय द केमिकल रिएक्शन या फिर बाय द केमिकल प्रोसेस। यानी एक ऐसा सब्सटेंस होता है एलिमेंट, एक ऐसा सबसे छोटा सब्सटेंस होता है जिसको आप और फर्दर केमिकल प्रोसेस के थ्रू छोटा नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस होता है कौन सा एलिमेंट, जिसको आप और फर्दर केमिकल प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पे मैं फिजिकल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं केमिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू आप उसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भैया एलिमेंट। ओके, अब जैसे समझने के एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, CO2 हमने ले लिया। अब बेसिकली क्या है ये भैया, ये है कंपाउंड है, ठीक है। अब इसको अगर हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो हमको मिल गया कार्बन और ऑक्सीजन। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस कार्बन को हम और केमिकल रिएक्शन के थ्रू तोड़ सकते हैं? मतलब क्या कार्बन और किसी चीज़ में परिवर्तित हो सकता है क्या? यहाँ पर ऑक्सीजन भी किसी और चीज़ में टूट सकता है क्या? केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ फिजिकल रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन को तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो इतना बड़ा कार्बन है, इसको हम तोड़ के इतना छोटा कार्बन निकाल देंगे और इसे ही हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो एटम जो है वो फिजिकल डिवीजन है ऑफ एलिमेंट, ठीक है। What is atom? Atom is a physical division of element and that is the smallest part of element. Okay, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। ओके, एटम समझ में आ गया। तो एटम फिजिकल डिवीजन है, लेकिन जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वो सबसे लास्ट केमिकल प्रोसेस के थ्रू छोटा हुआ सब्सटेंस है, छोटा किया हुआ सब्सटेंस है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे पास लगभग मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है हमको नेचुरली पाया गया है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने मैन मेड तरीके से हमने उसको तैयार किया है। ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं बच्चा, वो बेसिकली सॉलिड पाया जाता है। ज़्यादातर एलिमेंट क्या पाया जाता है, सॉलिड पाया जाता है। ओके, 11 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसियस अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। तो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसियस अवस्था में पाया जाता है। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मरकरी है और ब्रोमीन है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन और मरकरी ये वही है जिसे थर्मामीटर में हम यूज करते हैं बच्चा, ठीक है, तो किया जाता है। ओके, नो एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये अगर इसको रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना इसको मिलना चाहिए, 303 केल्विन मिलना चाहिए। अब 303 केल्विन का क्या मतलब है, 303 में अगर हम 273 माइनस करते हैं तो हमको रिजल्ट मिल जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। ये बेसिकली केल्विन से सेल्सियस में बदलने का तरीका होता है कि जितना भी केल्विन है अगर आप उसमें से 273 माइनस कर दो तो आपको क्या निकल जाता है, सेल्सियस। अगर इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाए कि इसको बच्चा, गैलियम को और सीजियम को, ये बेसिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि ज़रूरी है रखना अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली तो। नेक्स्ट, ये एलिमेंट का जो है मैंने चार्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसको आप 11th में आप डिटेल्स अच्छे से पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो, ये जितना ब्लू कलर में दिख रहा है बच्चा, ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है ये बेसिकली मेटलॉइड्स हैं, और ये येलो कलर में जो दिख रहा है ये आपके नॉन मेटल्स हैं। तो ये होता है पीरियोडिक टेबल। इसको बेसिकली अरेंज किया जाता है, बेसिकली उसमें कुछ है ही नहीं, रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है।
और रोज एंड कॉलम्स में जो है इसको अरेंज किया जाता है इसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के आधार पे। ये क्या होता है ये आपको 11th में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा, बट चैप्टर 3 में भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जिक्र करेंगे। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट को हमने बोला था कि हमने 3 कैटेगरी में रखा है एलिमेंट को, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। समझते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं, यानी एलिमेंट का ऐसा कौन सा गुण है जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि भैया ये एलिमेंट जो है मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है। जैसे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उनका भी अपना कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे मान लो कोई टैलेंटेड बच्चा होता है ना, तो उसके गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा टैलेंटेड है। जैसे मान लो कि वो अच्छे से होमवर्क कर लेता हो, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ आसानी से जवाब दे देता हो, एग्जाम्स में टॉप करता हो, ठीक है, माइंड शार्प हो, तो हम क्या समझ जाते हैं, हाँ बच्चा, ये बच्चा जो है टैलेंटेड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये उसके गुण को दिखाता है। उसके गुणों के आधार पे हमने सारे बच्चों को 3 कैटेगरी में बांट रखा था। कौन कौन सा, टैलेंटेड या फिर सुपर टैलेंटेड बोल सकते हो, मीडियोकर और चौपट बच्चा ठीक है। तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स को उसके गुणों के आधार पे उसको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांट रखा गया है। तो आखिर मेटल का ऐसा कौन सा गुण होगा जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये मेटल है। तो जो ऐसे एलिमेंट जिसके पास लस्टर हो, लस्टर मतलब होता है साइन, चमक, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें चमक हो, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये क्या है, ये मेटल है। उसके बाद ज़्यादातर जो एलिमेंट होता है अगर वो मेटल होता है तो उसके कलर क्या होते हैं, या तो सिल्वर कलर के होते हैं, सिल्वरी ग्रे होता है, या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं, तब भी हम बोल सकते हैं ये जो एलिमेंट है वो क्या है, मेटल है। उसके बाद ऐसे में एलिमेंट जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, यानी जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित हो जाता हो, तो ऐसे में एलिमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, भैया ये मेटल है। उसके बाद ऐसे एलिमेंट जिसको खींच करके लंबे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको भी हम बोलेंगे भैया ये मेटल है। जैसे कि कॉपर वायर होता है, एल्युमिनियम वायर होता है, तो इसे भी हम खींच करके लंबे वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी बेसिकली क्या है भैया, ये भी मेटल है। नेक्स्ट है मैलिएबल। मैलिएबल मतलब होता है उस पर हथौड़ा मार मार करके उसको आप एक पतले से चादर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, पतले से चादर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो तब भी हम क्या बोलेंगे भैया ये मेटल क्या है, ये जो एलिमेंट है वो मेटल है। नेक्स्ट है ऐसे एलिमेंट जिसमें सोनरस होता है। सोनरस मतलब जिसको छूने से, आप थोड़ा सा पीटने पे उससे टन टन की आवाज़ आती है, तब भी हम क्या बोलेंगे भैया ये जो एलिमेंट है वो क्या है, मेटल है। जैसे मंदिर में लगे हुए घंटी, तो घंटी को अगर आप टनटनाओगे तो वो ऐसे छुओगे तो बहुत ज़ोर से साउंड क्रिएट करता है, रिंगिंग साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मेटल की खासियत है। कुछ मेटल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। बाद बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो ज़्यादातर, जितने भी मेटल होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। लेकिन बच्चा लिक्विड, मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है बट ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। अब नॉन मेटल क्या हो गया, मेटल का जस्ट उल्टा, ठीक है। अच्छा बच्चा का जस्ट उल्टा बुरा बच्चा। अच्छा बच्चा अगर पूरा होमवर्क करेगा, बुरा बच्चा बिल्कुल होमवर्क नहीं करेगा या कम होमवर्क करेगा। अच्छा बच्चा सारे क्वेश्चन का जवाब देगा, बुरा बच्चा जो है ना के बराबर क्वेश्चन का जवाब देगा। अच्छा बच्चा खूब पढ़ेगा तो बुरा बच्चा खूब खेलेगा, एकदम जस्ट उल्टा करता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि जो नॉन मेटल होता है वो मेटल का क्या है, एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो बेसिकली बहुत ही अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, और मेटल जो है ज़्यादातर 2 ही कलर के पाया जाता है, एक सिल्वरी ग्रे हो गया और दूसरा जो है गोल्डन येलो हो गया। बट नॉन मेटल डिफरेंट टाइप ऑफ कलर जो है इसमें पाया जा सकता है। नेक्स्ट है
जैसे मेटल होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, उसमें प्रभावित आराम से हो सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी वो प्रवाहित नहीं होती। जैसे आप तवे देखे होंगे, लोहे के तवे बने होते हैं, तो लोहा क्या है, बेसिकली एक मेटल है, ठीक है। जब आप उसको नीचे से आग देते हो, अगर वो लोहे का हैंडल बना हुआ है ना, तो आप उसको पकड़ोगे लोहे का हैंडल को, तो वो थोड़ी देर के बाद वो भी गर्म हो जाता है और आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए जो तवा का हैंडल होता है उसमें लकड़ का यानी लकड़ी का जो है हैंडल डाल दिया जाता है तवा के हैंडल में, ठीक है। क्योंकि लकड़ी क्या होता है, लकड़ी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है, मतलब कुचालक है, बच्चा कुचालक है। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित ना के बराबर होती है, तो इसलिए तवा तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें जो लगी हुई हैंडल होती लकड़ी की वो गर्म नहीं होती है, इसलिए हम आसानी से उठा सकते हैं, रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दे आर नॉट लस्ट्रस, यानी उसमें चमक नहीं होती है। किसमें? धातु में, नॉन मेटल में चमक नहीं होती, लेकिन मेटल में चमक होती है। सोनोरस भी नहीं होता है ये नॉन मेटल, और मेटल सोनोरस होता, मतलब साउंड की आवाज़ आती है, ठीक है, प्रतिध्वनिता इसको बोलते हैं हम। मैलेबल, इसको पीट करके चादर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये टूट के बिखर जाएगा। कोयले को अगर आप पीटोगे तो पूरी तरह से बिखर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन मेटल है, तो इसलिए इसको पीट करके चादर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। डक्टाइल भी नहीं होता है ये, क्योंकि इसको खींच के लंबा वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है बच्चा, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब के सब चौपट है, मतलब नॉन मेटल है। ओके, चौपट नहीं है, नॉन मेटल है। उसके बाद कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं बच्चा जो दोनों तरह के गुण रखते हैं, जो मेटल के भी गुण रखते हैं और नॉन मेटल के भी गुण रखते हैं। ऐसे मेटल को बोलेंगे बिचौलिया, ठीक है, बीच वाला, मतलब दोनों का गुण रखता है, ठीक है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे उपधातु, यानी मेटलॉइड बोलेंगे। और ये बड़ी काम की चीज़ है। इतने जो आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये जो इतना बड़ा जो ये सब आईटी सेक्टर में जो धमाल मचा हुआ है ना, ये बेसिकली भैया किसके वजह से हुआ है? ये बेसिकली यही मेटलॉइड की वजह से हुआ है। और इसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। जो मेटल होता है वो क्या हो गया? गुड कंडक्टर। जो नॉन मेटल हो गया वो हो गया पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर। और जो मेटलॉइड होता है तो उसमें दोनों का गुण होता है ना, इसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर है बहुत ही तहलका मचा रखा है आईटी सेक्टर की, इसी की वजह से चल रहा है। यहाँ तक कि इसके नाम पे अब देखो, ये जो मेटलॉइड होता है बेसिकली, इसमें आप देख सकते हो बोरोन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के सब क्या है? मेटलॉइड हैं, यानी सेमीकंडक्टर हैं। और ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन इतना तगड़ा है कि भैया अमेरिका में जो जगह है उसका नाम ही रख दिया गया है सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है आईटी हब है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया है सिलिकॉन वैली। बहुत ही कीमती है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज जो है ख़तरनाक है आईटी सेक्टर में, ठीक है, या फिर कह सकते हो कंप्यूटर सेक्टर में। तो हमने समझ लिया कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है। आगे हम जरूर बढ़ेंगे और आगे हमको मिलेगा क्या भैया? कंपाउंड मिलेगा। कंपाउंड की जैसा जब बात है तो मैंने पहले बताया, फिर से मैं बता देता हूँ कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जब एक से अधिक एलिमेंट एक साथ आते हैं, बट वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आते हैं, फिक्स्ड अनुपात उसका होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, तब क्या बनता है? वो तब बनता है कंपाउंड। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले लिया, दोनों मिलके क्या बन गया बच्चा? H2O बन गया। तो ये बन गया जल। ये फिक्स्ड रेशियो में लिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इसका रेशियो चेंज करेंगे, जैसे मान लो हमने ज़्यादा हाइड्रोजन ले लिया, कम हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऐसे केस में भैया कुछ भी बन सकता है, लेकिन जल नहीं बन सकता है। देखो, जो बेसिकली जो रेशियो होता है ये होता है 1:8, यानी अगर आप एक अणु लेंगे, एक एटम लेंगे हाइड्रोजन के, तो आपको 8 एटम लेना पड़ेगा किसका? ऑक्सीजन का,
तब जाके बनेगा क्या, जल बनेगा। अगर आप सोचते हैं कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है, 1:9 ले लिया, यानी 1 जो है आपने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन आपने जो है 9 ले लिया, तो भैया कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो जल नहीं बन सकता है, वो पानी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रेशियो को आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा, 1:8, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। अब देखो ये 1:8 कैसे आया, बेसिकली आप आगे में पढ़ोगे। जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। जब आप इसको काटोगे तो क्या बन के निकलेगा, ये निकल कर आ गया 1:8, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल कर आ गया 1:8 और इसी रेशियो में जो है देखो अब समझोगे कि ये 1:8 कैसे आया है। बेसिकली ये इसके एटॉमिक मास से आया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 यानी 16, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिया गया है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 16। जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1:8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आया है 1:8 और इसी रेशियो में भैया आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा अगर आपको जल बनाना है। तो अगर आपने रेशियो चेंज किया तो कुछ और बन जाएगा बच्चा, बट वो जल नहीं बनेगा, वो अमृत नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जहाँ पे एक से अधिक एलिमेंट एक साथ आते हैं बट वो फिक्स्ड रेशियो में आते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। देख लेते हैं। कंपाउंड इज अ मटेरियल फॉर्म्ड बाय अ केमिकल बॉन्डिंग 2 or more chemical elements, so the type of bond keeping elements in a compound together may vary। तो 1 से 2 एलिमेंट आएंगे या एक से अधिक एलिमेंट आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आएंगे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि हमने एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, ऑक्सीजन रखा और जल बन गया। उसमें केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक वो बच्चा वो जल नहीं बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है कि एक से अधिक जो है एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा क्या है फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, और तीसरा क्या है केमिकल रिएक्शन। ये 3 चीज़ें याद रखना कंपाउंड के लिए। पहला क्या, मोर देन 1 एलिमेंट, दूसरा क्या फिक्स्ड रेशियो, और तीसरा इसमें क्या है, तीसरा है केमिकल रिएक्शन। जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होगी तो क्या बनेगा, ये तब बनेगा ये कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे डायग्राम लिया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के बन गया है H2O। क्यों, क्योंकि इन सब के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ है बच्चा। उसी तरह से 3 हाइड्रोजन अगर हमने करते हैं और 1 नाइट्रोजन ले लेते हैं तो बन जाता है NH3 यानी अमोनिया बन जाता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात किया था कि हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के बारे में। समझते हैं फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कुछ मतलब फिजिकली यूज कर रहे हो, जैसे मान लो किसी को काट रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, उसमें कोई रिएक्शन आप नहीं करवा रहे हो, तो उसको बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। एग्जांपल आप जैसे वहाँ पे आइसक्रीम है, अगर ये मेल्ट हो रहे हैं, ये कुछ नया चीज़ नहीं बन रहा है, आइसक्रीम ही मेल्ट होकर भी वो आइसक्रीम ही कहलाएगा, ठीक है। तो वो मेल्ट बस हो रहा है, ठीक है, उसकी अवस्था बस चेंज हो रही है, ठीक है, कुछ नया चीज़ नहीं बन रहा है, तो इसलिए हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस। पानी का बॉयल होना तो बस उसकी अवस्था चेंज हो रही है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस। ओके, चॉपिंग करना, मान लो केक को काट रहे हो या लकड़ी को काट रहे हो, किसी चीज़ को काट रहे हो, तो बेसिकली आप उसके साइज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये भी हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस। उसी तरह से पेपर की श्रेडिंग करना। श्रेडिंग क्या होता है कि जो पेपर होता है उसको पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े में काटना होता है, स्ट्राइप जो होता है ना उस तरह से काटना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल प्रोसेस में कुछ नया चीज़ नहीं बनता है, उसके साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो केमिकल प्रोसेस होता है बेसिकली इसमें नया चीज़ बनता है, ठीक है, इसमें बच्चा नया चीज़ बनता है। जैसे आप अगर लकड़ी को जलाओगे ना, तो वो पहले लकड़ी है, बाद में वो राख बन जाएगा, ठीक है, तो नया चीज़ बन गया, वो लकड़ी से राख बन गया, आप वापस उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद है रस्टिंग। अगर आयरन में रस्ट लग गया, जंग लग गया, तो वापस उस रस्ट से आप आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। मतलब कुछ अलग चीज़ बन गया, कुछ नया चीज़ बन गया। और दूसरी बात ये भी होता है पहचानने का कि केमिकल प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, और हमने ऑक्सीजन लिया तो ये बन गया जल, यानी H2O बन गया। तो यहाँ पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट मिल करके जो नया चीज़ बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो, जो रिएक्टेंट होता है ना, तो इसके अपने अलग अलग गुण स्वभाव हो सकते हैं, अलग प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, और उसी रिएक्टेंट से मिलके जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका अपना अलग स्वभाव हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देख लो, जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली एक इनफ्लेमेबल गैस है, वो ठीक है, गैस है और काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ऑक्सीजन भी देखो इनफ्लेमेबल गैस है ये, लेकिन जब ये दोनों मिल जाता है, ये दोनों गैस है, जब दोनों मिल गया तो क्या बन गया? ये लिक्विड बन गया, अलग प्रॉपर्टी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, यानी केमिकल प्रोसेस यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो पहले जो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का अपना कुछ अलग गुण हो सकता है, लेकिन जब वो रिएक्शन हो करके जब नया कुछ प्रोडक्ट बनेगा उसका अपना कुछ अलग प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो इससे भी हम समझ जाएंगे क्या हुआ है, कि इससे भी हम समझेंगे कि भैया यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ है, यानी केमिकल प्रोसेस हुआ है। उसी तरह से फलों का पकना, ठीक है, या फिर सड़ना, फलों का सड़ना भी एक तरह से क्या है, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। रस्टिंग मैंने बता दिया। डाइजेशन भी क्या होता है? खाना पोटी बन जाता है भैया, पोटी से खाना कैसे बनाओगे? खाना पोटी बन जाता है। और क्या है केमिकल प्रोसेस समझने का? जैसे मान लो कि जो रिएक्टेंट है वो चेंज होकर के क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो वापस से ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। बन सकता है कब? जब उस पर हम केमिकल रिएक्शन अप्लाई करेंगे, यानी केमिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तब जाकर के प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में टूट सकता है। लेकिन फिजिकल के थ्रू वो नहीं टूट सकता है। लेकिन जहाँ पे फिजिकल प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ये वापस से कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लो ये आइसक्रीम अगर पिघल रहा है, इसको अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो वापस से ये टाइट हो जाएगा, ठीक है, जम जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो हम समझ लेते हैं एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यानी केमिकल प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन सेट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू अ न्यू सेट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि कंबशन हो गया, रोटिंग हो गया यानी सड़ना हो गया, रस्टिंग हो गया, और फूड का डाइजेशन भी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। तो आई होप ये चैप्टर, ये जो हमने अभी बात किया प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरे जो वीडियो बनेंगे, इसके जो पार्ट 2 बनेंगे, उसमें हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। उसको हम अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे, मिक्सचर क्या होता है, कैसे, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, अलग अलग चीज़ें उसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।